जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके ही चैनल RASG एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, आपको पता है कि ये सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, और आज जो है कि 7th नंबर सेट है जिसमें आज का सब्जेक्ट है पॉलिटी। 2 सेट आपका अपलोड हो चुका है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। आज पॉलिटी का सेट है और नेक्स्ट डे बायोलॉजी का सेट आपके लिए आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ये सेट को ज़रूर देख रहे होंगे और अपना अनुभव जो है कि आपको अच्छा अनुभव हो रहा होगा इस सेट को देखने के क्रम में, क्योंकि यहाँ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग भी इस चैनल पे भी नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से होगा कि मैं जब भी सेट अपलोड होगा तो आपके पास सबसे पहले जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, ताकि आप तुरंत से वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज पॉलिटी का सेट। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस। तो आप लोग, मैं 2 सेकंड चुप रहूँगा, उसके बाद आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊँगा और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए दोस्तों, आइए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा लिखित संविधान नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है कि भारत का है। और अगर यही इसका क्वेश्चन रहता कि विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है, तो अलिखित संविधान में ब्रिटेन हमारा आंसर होता, क्योंकि सबसे बड़ा अलिखित संविधान ब्रिटेन है और लिखित संविधान में सबसे बड़ा जो है कि भारत का संविधान है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? मतलब कि जुडिशियरी को जो है कि स्वतंत्रता की कौन से देश से हम लोगों ने जुडिशियरी की स्वतंत्रता को लिए गए? क्योंकि आपको पता होगा कि जुडिशियरी जो है कि स्वतंत्र है, वो कोई भी निर्णय ले सकती है और उसके खिलाफ जो है कि नहीं कोई जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि हम लोगों ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ठीक है, अमेरिका से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है, जैसे ये क्वेश्चन में ही हो गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया है, जैसे मूल अधिकार लिया है, अमेरिका से ही लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको पद से जो है हटाने की प्रक्रिया भी जो है कि हम लोगों ने किससे लिया है, तो अमेरिका से ही लिया है। ठीक है, चलिए, ब्रिटेन से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से जो है हम लोगों ने एकल नागरिकता लिया है, मतलब सिंगल सिटीजनशिप लिया है, रीट लिया है। रीट क्या होता है, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो रीट जो है कि ये कौन जारी कर सकता है? ये रीट सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज जो है कि रीट जारी करते हैं। और ये कब जारी होता है, ये एक अलग ही टॉपिक है, मैं इस टॉपिक में नहीं घुसना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस टॉपिक में मैं एंट्री लिया तो ये लंबा ही वीडियो चला जाएगा। इसलिए आने वाले आगामी क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा ये रीट क्या होता है। ठीक है, और चलिए, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है? रूस। और रूस से हम लोगों ने क्या क्या लिया है? तो रूस से मोटा मोटी ये मूल कर्तव्य लिए हैं, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं, पंचवर्षीय योजना इत्यादि हम लोगों ने रूस से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से जो है संवर्ती सूची लिया गया है, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बारे में कुछ जानकारी होती है कि आपको राज्य का क्या क्या अधिकार होगा, केंद्र का क्या क्या अधिकार होगा, कौन सा अधिकार जो है कि ये दोनों लेंगे। जैसे अगर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को मिलाकर जो होता है समवर्ती सूची का निर्माण होता है। ठीक है, तो यही ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने समवर्ती सूची लिया है। ठीक है, फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के बैठक के बारे में हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो इसका बैठक के बारे में हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। चलिए दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3,
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। मतलब जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय महिलाओं ने कितनी महिलाओं ने अपना योगदान दिया था। मतलब उस समय कितनी योगदान तो काफ़ी लोगों ने दिया होगा, लेकिन उसके सदस्य आखिर कितने लोग थे। तो ऑप्शन नंबर है आपका A 14, B 15, 16, 17। बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जो सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। महिलाओं की बात करें तो, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचित हैं। मतलब आर्टिकल हम लोग कहते हैं अनुच्छेद को, भाग को कहते हैं पार्ट और अनुसूची को कहते हैं शेड्यूल, ठीक है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने आर्टिकल थे और कितने भाग थे और कितने शेड्यूल थे जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन आप लोग देखिए, 395, 24 और 8, 390, 24 और 9, 395, 22 और 8, 444, 25 और 12। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यस दोस्तों, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 395 हमारा अनुच्छेद था, 22 जो है कि भाग यानी पार्ट था और 8 जो है कि शेड्यूल था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम चर्चा करें कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, भाग हैं और शेड्यूल हैं, तो वर्तमान में अभी जो है कि ये 445 अनुच्छेद हो गया, 25 आपका पार्ट हो गया और 22 जो है कि शेड्यूल यानी कि अनुसूची हो गया। तो ये वर्तमान का हो गया और ये जिस समय संविधान बना था उस समय, क्योंकि हमें पता है कि ये संविधान में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होते ही रहता है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट के कारण ही हमारा ये सब शेड्यूल जो है कि आगे बढ़ता गया। मतलब जैसा ज़रूरत लगा उसके अनुसार से हम लोगों ने संविधान में संशोधन करके ये शेड्यूल और अनुसूची वगैरह को बढ़ाया गया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का संविधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। 393, 61, 368, 148। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 393। 393 में जो है कि संविधान का उल्लेख किया गया है। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि अगर संविधान के हम लोग अगर खोजें कि संविधान के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो आर्टिकल 393 जो ऐसा आर्टिकल है जिसमें संविधान के बारे में बताया गया कि हमारा संविधान क्या है, कैसे है, ये सब सारी बातें 393 में बताया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है 61 में क्या बताया गया है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में कहा गया, मतलब महाभियोग के बारे में कहा गया है। प्रेसिडेंट के महाभियोग 61 के आर्टिकल में कहा गया है, ठीक है। 368 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 368 में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कही गई है, मतलब संविधान संशोधन की बात की गई है। अब मैंने ऊपर वाले में बताया था कि संशोधन से करते करते ये आर्टिकल और भाग और ये शेड्यूल लाया गया है। तो किसके तहत, मतलब कौन सा आर्टिकल ऐसा है जिसके तहत आप संशोधन कर पा रहे हैं, तो वो आर्टिकल है 368 ऐसा आर्टिकल है जिसमें संशोधन की बात कही गई है, ठीक है। और ये आर्टिकल 368 है और ये पार्ट मतलब भाग किस में है, तो भाग 20 में है, ठीक है। चलिए 148 में किसके बारे में कहा गया है, 148 में कैग के बारे में कहा गया है। कैग, कंप्यूटर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में कहा गया है। मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब ये क्या है भाई, तो ये हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में कैग कहते हैं। ये जो है कि भारत सरकार के जो है कि लेखा जोखा को रखते हैं कि भारत सरकार के लेखा जोखा को रखते हैं कि भारत सरकार ने कितना का आमदनी हुआ, क्या हुआ, ये सब सारी बातें कैग के पास रहती है। मतलब अगर सिंपल वर्ड में इसका अगर डिफिनेशन में देना चाहूँ तो सिंपल वर्ड में इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि ये भारत सरकार का ऑडिटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भारतीय संविधान को आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। तो आकार के माध्यम, बहुत छोटा एवं सुसंगत,
विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, या एक अलिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है। तो दोस्तों देखिए, हमारा संविधान छोटा नहीं है, आकार में माध्यम नहीं है, ये ऑप्शन पहला गलत हो गया। ठीक है, हमारा संविधान बहुत छोटा एवं सुसंगत है, बहुत छोटा भी नहीं है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, तो मैंने पहला नंबर क्वेश्चन में बताया था कि हमारा संविधान जो है कि लिखित संविधान है, ये बात तो सही है, लेकिन ये कह रहा है कि लिखित संविधान नहीं है, तो हमारा संविधान तो लिखित संविधान है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा संविधान जो है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान जो है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, संविधानों में से एक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, मतलब भारतीय संविधान का जो है पेरेंट्स कौन है। अभिभावक को हम लोग पेरेंट्स बोलते हैं, तो पेरेंट्स कौन है? राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय है, या निर्वाचन आयोग है। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो है कि हमारे संविधान के अभिभावक है, मतलब वो पेरेंट्स हैं। अब आप इसको ऐसा समझिए कि अगर संविधान में किसी तरह का संशोधन किया जा रहा है, 368 आर्टिकल मैंने आपको बताया, 368 आर्टिकल में संशोधन की बात कही गई है, तो संशोधन कौन करता है? संसद में बैठे लोग करते हैं। संसद में संशोधन होता है, कोई भी कानून लाया जाता है तो ये संसद में लाया जाता है और यहीं से सारा कुछ पास होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर संसद में कोई ऐसा कानून बना दिया जो कि संविधान के विरुद्ध है, संविधान के विरुद्ध है, कोई भी ऐसा कानून लाया गया जो संविधान के विरुद्ध है, मतलब संविधान में उसके बारे में लिखा गया कि नहीं ये गलत है, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमारा मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। ठीक है, अगर ये छः मौलिक अधिकार में किसी तरह का अगर संशोधन संसद लाती है, संसद जो है कि पार्लियामेंट में किसी तरह का संशोधन लाती है, और ये राइट हमारा संविधान हमको देता है कि ये मौलिक अधिकार का जो है कि राइट हमारा संविधान देता है। अगर इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप किया जाता है या इसके अलावे किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है जो कि गैर संवैधानिक है, तो उसको जो है कि सर्वोच्च न्यायालय नकार देगा, मतलब उसको सर्वोच्च न्यायालय कहेगा नहीं, ऐसा कानून नहीं बनेगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, मतलब अगर संविधान में किसी तरह का कोई गड़बड़ी होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय रोक सकता है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर घर में पेरेंट्स है और वो जो कि हम लोग जो बच्चे हैं, तो बच्चे अगर किसी तरह का कोई गलती करते हैं तो पेरेंट्स ही उसको समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है, ये आपके लिए सही है। मतलब कोई चीज़ है जो कि गलत है हमारे लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं ये सही है, तो पेरेंट्स हमारे बखूबी जानते हैं कि नहीं ये गलत है, तो वही हम लोग के अभिभावक कौन हुए? पेरेंट्स। तो इसी तरह से भारतीय संविधान का अभिभावक हुआ सर्वोच्च न्यायालय। आई होप कि इसे आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शन नंबर ए, संविधान लिखित है, ऑप्शन बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आप लोग बताइएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने चारों ऑप्शन देखा और चारों ऑप्शन आपको सही लग रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान लिखित है, यस, ये ऑप्शन नंबर से ए सही है। फिर मैंने बताया कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, यस, मौलिक अधिकार हमारा संविधान जो है कि हमें दिया है। ठीक है, फिर बोल रहा है ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए, यस, हमारे संविधान में जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, जिसको हम लोग DPS भी बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट काउंसिल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे जो है कि संविधान के बारे में नहीं पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? प्रजातंत्र के बारे में पूछ रहा है। प्रजातंत्र का देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है प्रजातंत्र के बारे में पूछ रहा है, और प्रजातंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है, जिसमें प्रजा शासन करती है, उससे हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि प्रजातंत्र उसे कहते हैं जिसमें जनता को जो है कि सरकार को जो है कि जनता चुनती है और उसे हटाने का अधिकार भी जनता के ही पास है, उसे हम लोग प्रजातंत्र कहते हैं। और हमारा भारत जो है कि लोकतंत्र में हमारा भारत जो है कि लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है प्रशासनिक प्रावधान किस देश से लिया गया है? आयरलैंड, साउथ अफ्रीका, 1935 का भारत शासन अधिनियम और जर्मनी। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है कि ऑप्शन नंबर सी सही है। हमारा प्राथमिक प्रावधान हम लोगों ने अपने ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। और मैं आपको बताते चलूँ कि संविधान में जितनी भी सारी चीज़ें ली गई है बहुत सारे देश से ली गई, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि हमारे संविधान में सबसे ज़्यादा जो है कि बात कहाँ से ली गई है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है, और ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आयरलैंड। तो आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? तो आयरलैंड से लिया है हम लोगों ने राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन। राज्यसभा में सदस्यों का जो मनोनयन होता है, नॉमिनेशन होता है, वो हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से हम लोगों ने किया है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है, वहाँ पे राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन हो रहा था आयरलैंड में, लेकिन यहाँ पे निर्वाचन होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्शन होगा। तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। 1935 का समझिएगा कि प्रशासनिक प्रावधान जो है कि हम लोगों ने अपने ही 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। ऑप्शन नंबर डी जो है जर्मनी कह रहा है। तो जर्मनी से जो है कि हम लोगों ने इमरजेंसी लिया, मतलब आपातकाल में जो इमरजेंसी होगा उसका निलंबन जो है कि हम लोगों ने जर्मनी के वाइसलर जो है कि संविधान है जर्मनी का, वहाँ से लिया है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, या राष्ट्रपति शासन सरकार की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की। मतलब दोहरी नागरिकता जो है कि संघीय सरकार की विशेषता है। अब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो कि दोहरी नागरिकता क्या होती है? तो दोहरी नागरिकता हम लोग डबल सिटीजनशिप कहते हैं। डबल सिटीजनशिप को हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो दोहरी नागरिकता जो है कि ये हम लोग के पास नहीं है दोहरी नागरिकता। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है अमेरिका में है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में। और हम लोगों के पास कौन सी नागरिकता है? हम लोग के पास जो है कि सिंगल नागरिकता है। हम लोगों के पास सिंगल नागरिकता है, जो कि हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है क्या? सिंगल सिटीजन, मतलब एकल नागरिकता। ठीक है, और ये दोहरी नागरिकता कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अमेरिका में जो है कि दोहरी नागरिकता होती है। इसमें होता क्या है कि जो राज्य हैं, मतलब जो स्टेट हैं और जो सेंटर है, ये दोनों के पास नागरिकता होनी चाहिए। जैसे कोई पर्सन अमेरिका में रहता है, तो उसके पास स्टेट का भी नागरिकता होना चाहिए और उसके पास सेंटर का भी नागरिकता होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको अपने भारत में अगर के एग्जाम्पल से समझे, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अपने भारत में जैसे कि कोई भी स्टेट आप ले लें, बिहार, उड़ीसा, कोई भी स्टेट आप लोग ले लें, गुजरात वगैरह, कोई भी स्टेट ले लें, तो उस स्टेट का भी, जैसे हम लोग गुजरात लेते हैं, तो गुजरात का भी हमारे पास सिटीजनशिप होना चाहिए। और जो भारत सरकार हम लोग को सिटीजनशिप प्रदान करती है वो, तो यानी गुजरात का और इंडिया का दोनों का सिटीजनशिप मिला के इसी को दोहरी नागरिकता कहते हैं। तो इससे आप लोग अमेरिका के संविधान से अमेरिका के नागरिकता से रिलेट कीजिएगा। अमेरिका में ऐसा होता है कि स्टेट का भी नागरिकता होना चाहिए और सेंटर का भी नागरिकता होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग दोहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, जो कि हम लोगों ने कहाँ से लिया है? हम लोगों ने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि चीन की संसद का क्या नाम है? जो चीन का संसद है उसका क्या नाम है? फोलकेटिंग, नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और मजलिस। ठीक है, तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है कि चीन का संसद का नाम है नेशनल पीपुल कांग्रेस, ठीक है। और ये फ्लोकेटिंग किसका है? फ्लोकेटिंग है आपका डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। डेनमार्क का क्या है? फ्लैकेटिंग्स है इसका संसद का नाम, ठीक है। नेशनल असेंबली किसका है? नेशनल असेंबली आप लोग का हो गया फ्रांस का। फ्रांस का नेशनल असेंबली हो गया। मजलिस, ये नेशनल पीपुल कांग्रेस तो हम लोग चाइना का समझ ही गए। मजलिस किसका हो गया? मजलिस हो गया ईरान का। ईरान का मजलिस हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, 12 का 11 हो गया, 12 कह रहा है द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? फ्रांस, लंदन, भारत, दुबई। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। द हिंदू का जो है कि प्रकाशन स्थल भारत में है। और भारत में भी कहाँ है? तो भारत के चेन्नई में है। भारत के चेन्नई में जो है कि द हिंदू का प्रकाशन होता है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, ठीक है। पेरिस में ला माद करके, ला मांद जो समाचार पत्र है यहाँ से प्रकाशित होता है, ठीक है। लंदन में गार्डियन और गार्डियन का प्रकाशन होता है। और दुबई में खलीज टाइम्स जो है कि वो समाचार पत्र उसका प्रकाशन दुबई से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल झंडा, कमल का फूल, काला झंडा और कलम। आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कमल का फूल। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक क्या है? कमल का फूल है, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर ए समझ लेते हैं। ए क्या है? तो लाल झंडा जो है कि क्रांतिकारी और ये खतरे के निशानी का सूचक है लाल झंडा। काला झंडा किसे कहते हैं? काला झंडा किसी विरोध में कहते हैं, जैसे कहीं उन लोग को विरोध करना है तो देखते होंगे आप लोग कि काला पट्टी बाह में बांध के जो है कि इसका विरोध किया जाता है। तो काला झंडा आप लेकर विरोध कीजिए, या फिर बाह वगैरह, या फिर शरीर में सर ओर पर काला झंडा बांध लीजिए, तो वो विरोध का प्रतीक हो गया, ठीक है। कलम जो है कि संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो गया, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में जो है कि विश्व में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? आर्थर एस, रिचर्ड वास, प्रूधोसली, कैरोलिन विल्सन। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रूधोसली। प्रूधोसली जो है कि विश्व में की अगर बात करें तो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्रूधोसली को मिला था। और अगर भारत में बात करें कि भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो 1913 में किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है कि पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, 1913 में। और ये किसके लिए मिला था? तो उनके उपन्यास जो है कि गीतांजलि उनका उपन्यास था, उसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913। लेकिन विश्व की बात करें तो प्रूधोसली है, ठीक है। अर्थोएस क्या है? अर्थोएस जो है कि विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाली प्रथम एशियाई व्यक्ति है। विंबलडन जीतने वाली प्रथम एशियाई व्यक्ति अर्थोएस है। रिचर्ड वास जो है कि सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली रिचर्ड वास है, ठीक है। और कैरोलिन मिल्सन जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला हुई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी को हम लोग विश्व हास्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। 12 जनवरी को आपको पता होगा युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारत पर्यटन दिवस मनाते हैं, टूरिज्म दिवस मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पादन दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जनवरी 2020 में दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला का कितनावां संस्करण था? 27, 28, 29, 30। आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी 28, मतलब 2020 में दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजन किया गया है, विश्व पुस्तक मेला, उसका 28वां संस्करण जो कि ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और 2020 का थीम था, 2020 का अगर मैं थीम की बात करूं तो इसका थीम था गांधी द राइटर्स राइट, गांधी द राइटर राइट्स इसका थीम था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है। ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है कि साइबर सुरक्षा, महाराष्ट्र जो है कि क्या साइबर सेफ वुमेन पहल की थी सबसे पहले किसने, महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, मालावत पूर्णा किस खेल से संबंधित है। भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, पर्वतारोही और टेबल टेनिस। आप लोग इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये पर्वतारोही, ठीक है। मालवर्थ पूर्णा जो है कि पर्वतारोही है, ठीक है। इसने जो है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसप मासिफ जो है कि उसकी फतह जो है कि किए हैं किसने, मालावर्थ पूर्णा ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किस शब्द को अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों द्वारा वर्ल्ड ऑफ द डिकेड के लिए चुना गया है। दे, वी, डैट, दिस। बताइए आप लोग इसका सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दे को जो है कि अमेरिकी भाषा के विशेषज्ञों द्वारा वर्ल्ड ऑफ द डिकेड घोषित किया गया है दे को, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशन इंद्रधनुष का 2.0 जो है कि दूसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। चलिए दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने पूरे 20 क्वेश्चंस को देखा और इसमें 10 क्वेश्चंस जो था पॉलिटी का था और 10 क्वेश्चन एस्थेटिक्स और 10 क्वेश्चन जो है कि ये आपका करेंट था, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन। यहाँ पे देखिए वेल का स्पेलिंग गलती हो गया, BELL होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मानिएगा, ठीक है। चलिए तो ये मैंने एक मोटिवेशन थीम लगाया यहाँ पे, कोशिश ऐसे करते रहो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। मतलब आपको कोशिश करते रहना है, कब जीत मिल जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसलिए अपना कोशिश को जारी रखें और आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट कल जो है कि वीडियो आपका बायोलॉजी का अपलोड हो जाएगा। आज पॉलिटी आप लोग देखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।